Hello everyone. I hope everyone is doing fine. This is me दीक्षांत और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं संकल्प यूपीएससी चैनल पर। अभी वी आर कवरिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे हम लोग। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अगर मैं साफ सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये सरकारी वकील है भाई। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिस गाय इज़ ए वकील। अगर मैं कल को जाके यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस कर देता हूँ तो ये जाके सरकार के लिए आएगा, यूँ बोलेगा लाओ भाई मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। इसकी ये ड्यूटी है। ठीक है, ये एक सिंपल शब्दों में मैंने आपको बात बता दी। अब आगे जो चीज़ होएगी, जो चीज़ चलेगी, उससे ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर 76, आर्टिकल नंबर 88 और आर्टिकल नंबर 105 इससे डील करते हैं। आर्टिकल नंबर 105 के अंदर इसकी पावर, इसकी प्रिविलेज और इसकी इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी, जैसे वी हैव अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉडी इन इंडिया। कुछ बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बॉडीज़ होती हैं अपने पास, कौन सी? कुछ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आ गया लिखते मैंने बॉडी। कुछ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिन बॉडीज़ के बारे में संविधान में जिक्र कर रखा है, जो संविधान जिनके बारे में कह रखा है कि हाँ भाई ये बॉडी बनाओ, वो बॉडी कौन सी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। जैसे एजीआई, एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 76 में दे रखा है। अपने संविधान का जो पार्ट 5 है यूनियन, उसका चैप्टर 1 आता है एग्जीक्यूटिव। इसके चैप्टर 1 कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। और इस एग्जीक्यूटिव के अंदर आर्टिकल नंबर 76 है, इसमें दे रखा है कि देयर शैल बी है ऑफिस ऑफ एजीआई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो इट विल बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको पहले थोड़ा सा और समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होती है नॉर्मल एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जिनको किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है, लॉ यानी कानून के द्वारा, या फिर किसी स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया है। स्टैट्यूट का मतलब ही कानून होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो कमीशन बनाया गया है उसको एक लॉ के तहत बनाया गया है। लेकिन एक बॉडी जिसको गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने रूल के द्वारा, अपने रेजोल्यूशन के द्वारा बनाती है, उसको बोल देंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जाम्पल नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इसमें और एग्जाम्पल देखें तो अपने पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को डिवाइड करते हैं। यही आपकी बुक्स में भी दे रखा है। ठीक है, जब आप बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर जब अपना लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें डिवीजन आता है कि सबसे पहले हाँ भाई हम संविधान वाली बॉडीज़ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे, फिर हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर आप लोग ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ते हो, नीति आयोग भी पढ़ते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एजीआई जो है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल नंबर 75 कहता है कि देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ एजीआई, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली लाइन है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के अंदर। एजीआई इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगली लाइन कह रहा हूँ कि ही हेल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों? मतलब प्रेसिडेंट का जब मन करेगा तब इसको हटा देंगे, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट का वकील है और अगर वो गवर्नमेंट का काम नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कहेगी प्रेसिडेंट को इसको हटा यार, दिस गाय इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। सही बात है। अगर तुम पर्सनली तुम्हारे तो लेवल पे देखो, यू आर गाई एक्स, ठीक है, और तुमने कोई वकील हायर कर रखा है और वकील जो है वो आपका काम नहीं करता है तो जायज़ सी बात है आपको उसको हटाना पड़ेगा, तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए ही हेल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। मेरा बॉस मेरे को अपॉइंट कर रहा है, एक कंट्री का सबसे टॉप मोस्ट आदमी आपको अपॉइंट कर रहा है, तो मेरे से छोटा आदमी कैसे हटा देगा उसको यार? प्रेसिडेंट कह रहा है कि मैं कंट्री में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरे से छोटा कोई आदमी अगर किसी को हटाएगा तो मतलब वो मेरी अथॉरिटी को ओवर पावर कर रहा है।
इसलिए रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे जाके ये। अब कौन आदमी इज़ एलिजिबल टू बिकम एजीआई? हु इज़ एलिजिबल टू बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अब कोई इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है तो ही कैन बिकम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है तो वो एजीआई बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली बात तो वो आदमी भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए, ठीक है। ही शैल बी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद कहता है कि कम से कम आप 5 साल के लिए जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर अब 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, या फिर अब प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। ये कंडीशंस हैं जज बनने की। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब कह रहा है कि कन्वेंशनली रिजाइंस व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस। अब देखो एक बात है कि एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी कि मेरे को मेरा वकील चाहिए यार, ठीक है, मेरे को मेरा पर्सनल वकील चाहिए, तो मैं पूरा जो दूसरा वकील है, पुराना एजीआई है, उसको मैं चेंज कर दूंगा। मैं हूँ दीक्षांत, आप हो, लेट अस अज्यूम आपका नाम है आकाश, ठीक है। अभी पावर में दीक्षांत है, दीक्षांत ने अपना एक वकील रख रखा था। अब दीक्षांत इज़ आउट ऑफ द गवर्नमेंट, द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज़ आकाश, ठीक है। तो अब आकाश जो है, आकाश अपने हिसाब से अपना एजीआई चूज़ करेगा। इसलिए कन्वेंशनली एजीआई रिजाइंस व्हेन गवर्नमेंट रिजाइंस, ठीक है। अब व्हाट आर द ड्यूटीज़? ड्यूटीज़ का मतलब, ड्यूटीज़ क्या क्या इसका काम है? ड्यूटीज़ का तो हिंदी सबको पता है यार, मैं थोड़ा सा ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ तो ड्यूटीज़ का भी मतलब बताने लग गया। एनीवेज, इट एडवाइज गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। जाहिर सी बात है, अगर मेरा वकील होगा तो मेरे को लीगल मैटर्स में मेरे को एडवाइस करेगा। एनी ड्यूटी असाइंड बाय प्रेसिडेंट, ड्यूटीज़ ऑफ लीगल कैरेक्टर की जो भी ड्यूटी जो प्रेसिडेंट इनको असाइन करेगा वो ही परफॉर्म करेंगे। या फिर दूसरे फंक्शंस कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान अगर कोई और फंक्शन इनको कन्फर करता है तो वो भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर कह रहा है कि कुछ ड्यूटीज़ जो इनको प्रेसिडेंट ने असाइन की हैं, जो कि राष्ट्रपति ने इनको ड्यूटीज़ असाइन की हैं, वो कौन कौन सी हैं? कि पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर होना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई केस आ गया तो। यही हम कह रहे हैं इतनी देर से। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाई कोर्ट में भी अपीयर होना पड़ेगा। फिर कहता है कि कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि आर्टिकल नंबर 143 के अंडर मुझे कुछ ज्ञान चाहिए आपसे। तो उस केस के अंदर व्हेन प्रेसिडेंट मेक्स रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कौन? अपने अटॉर्नी जनरल। जब हम लोग प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तब वहाँ पे आर्टिकल नंबर 143 एक बार दोबारा से आएगा, ठीक। अब आता राइट्स, क्या क्या राइट है इनके। आर्टिकल नंबर 88 कहता है कि अगर मैं वकील हूँ तो मेरे को कम से कम कोर्ट के अंदर सारी की सारी ऑडियंस तो चाहिए यार, वहाँ पे कुछ लोग तो बैठे होने चाहिए, मेरे को कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। तो कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 88 के अंडर एजीआई को किस चीज़ का राइट है? राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। फिर कह रहा है कि मेरे पास राइट है स्पीक करने का एंड टेक पार्ट इन लोकसभा, राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जिसके अंदर एजीआई इज ए मेंबर। दोबारा सुनो, कह रहा है कि आई हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जिसके अंदर एजीआई, मतलब एजीआई का नाम है, जिसमें एजीआई मेंबर है, उस कमेटी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास वोटिंग का राइट नहीं है इन जगहों पर दिस गाय कैन नॉट वोट। उसके बाद कह रहा है कि इसको एडवाइज कब नहीं करना चाहिए? अगर कोई मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पीएसयू कहती है कि मेरे को एडवाइस कर दे, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट, कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और कोई पीएसयू अगर इनको एडवाइस चाहिए एजीआई की, तो इनको पहले जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये वहाँ जाएंगे
उसको कहेंगे कि भाई तुम हमको एजीआई की एडवाइस दिला दो, तभी तुमको एजीआई की एडवाइस मिलेगी। ठीक है, मतलब आप ये लोग डायरेक्टली एजीआई के पास नहीं जा सकते, पहले इनको जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के पास। लीगल अफेयर्स के पास, अब डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के पास ये आएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एजीआई से बात करेगा, फिर एजीआई अपनी एडवाइस इनको देगा। नहीं तो आप एजीआई से एडवाइस नहीं ले सकते। मतलब रेफरेंस चाहिए किसका, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स का। ठीक है, एजीआई इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप मिस्टर एक्स हैं, आपने एक एडवोकेट रख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एडवोकेट सिर्फ आपके ही केस देखेगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि एजीआई जो है वो सिर्फ सरकार का 24 घंटे का वकील नहीं है भाई, वो अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है। ठीक, फिर उसके अलावा 2 ऑफिसेज और हैं, एक है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये 2 लोग हैं, ये 2 लोगों का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य ये है कि दे विल असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये 2 ऑफिसेज जो हैं, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इतना ही था एजीआई अपना। ठीक है, दिस वॉज द एजीआई। थैंक यू वेरी मच दीक्षांत। ओके।